तो चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 10 है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। कितना एक लेक्चर हो गया था पहले अपना कल, और ये 4 नंबर का आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आपको एक एक नंबर तो हम देख ही लेंगे, लेकिन 2 नंबर जो आएंगे आपके आज की क्लास से आएंगे। तो आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और हम कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास को हम आज ही समाप्त कर दे, इस पूरे लेक्चर को। ठीक है ना? अपना टारगेट आउट ऑफ 100 है, जो 100% आपको मिलेंगे। ठीक है ना? अपनी तैयारी इतनी बेहतर है कि आपको 100%, 100 में से 100 ही मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में शायद 2 क्लासें हो गई पहले, हाँ 2 हो गई पहले, 2 लेक्चर हो गए, तीसरा है भाई। कल हमने पढ़ा था दृष्टि दोष और उनके निवारण। दृष्टि दोष कितने होते हैं, उनका निवारण कैसे किया जाता है, दृष्टि परास पढ़ा था, निकट बिंदु पढ़ा था, अंत बिंदु पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। वैसे ये जो अब आज की क्लास है ना, ये अपने चैप्टर नंबर 9 से लिंक है, प्रकाश के अपवर्तन से लिंक है ना, तो ध्यान से समझना। आज हम पढ़ेंगे कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। एक प्रयोग करके देखेंगे, कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। बेटा यहां से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से, आज तो ध्यान लगाना इधर। कांच का प्रिज्म, प्रिज्म तो जानते ही हो, जिसमें त्रिभुज और क्या होते हैं, आयत। त्रिभुज और क्या होते हैं, आयत। तो देखो इस प्रयोग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो चाहिए ड्राइंग बोर्ड और एक चाहिए सफेद कागज की सीट। ड्राइंग बोर्ड लेंगे, सफेद कागज की सीट लेंगे, और उस ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज की सीट को ड्राइंग पिनों की सहायता से चिपका देंगे। ठीक है, मतलब पिनों को लगा देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे, कांच का क्या लेंगे, प्रिज्म। अब उस प्रिज्म को उस कागज की सीट पर इस प्रकार रखेंगे कि उसका जो आधार है वो क्या हो, त्रिभुज हो। आधार क्या हो, त्रिभुज हो। प्रिज्म में क्या होता है, त्रिभुज और आयत होता है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांच के प्रिज्म को यहां रख देंगे। तो इस तरह से हमने कांच का प्रिज्म रख दिया है। अब पेंसिल लेंगे और पेंसिल की सहायता से उसकी रूपरेखा बना लेंगे। ठीक है, और इसका क्या नाम दे देंगे, ए बी और सी नाम दे देंगे। ठीक है, रूपरेखा बना ली। अब क्या करेंगे, 2 पिन लेंगे, जैसा हमने वो कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन समझा था, सेम वही मानो आप। ठीक है ना? अब 2 पिन लेंगे भाई, और 2 पिन को जो ए बी पृष्ठ है, ए बी फलक है, उसकी तरफ ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाएंगे कि उन दोनों को मिलाएं और आगे बढ़ाए तो ए बी के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाती हो, कोण बनाती हो। मान लो एक पिन यहां लगा दी और एक पिन यहां लगा दी। ठीक है, इस पिन का नाम दे दिया हमने, इस पिन का नाम दे दिया हमने P, और इस पिन का नाम दे दिया हमने Q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पिनों के प्रतिबिंब विपरीत फलक AC की तरफ देखेंगे। अब आप जब इनके प्रतिबिंब देखोगे तो आपको ये, जैसे ये लग रही है ना, वैसे आपको इनके प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो मान लो इन दोनों के प्रतिबिंब यहां और यहां दिखे हमें, यहां पर भी हम 2 पिन लगा देंगे जिनका नाम दे देंगे S और R। नाम कुछ भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा दिए। अब ये दोनों पिन इस तरह से होनी चाहिए कि एक सीधी रेखा में हो, जैसे ये है वैसे ये होना चाहिए। ठीक है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। अब बात आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से कांच के प्रिज्म को भी हटा लेंगे और इन पिनों को भी हटा लेंगे। हटा लिया। अब हम क्या करेंगे, पिनों की नोकों की स्थितियों को पेंसिल की सहायता से मिलाते हुए ए बी पृष्ठ तक बढ़ाएंगे। ये देखो, पेंसिल की सहायता से मिलाते हुए कहां तक बढ़ाया, ए बी पृष्ठ तक बढ़ाया। ये हमने ए बी पृष्ठ तक बढ़ाया। ठीक है, और मान लीजिए ये ए बी पृष्ठ को कहां काट रही है, ई पर काट रही है। कोई सा भी नाम दे दो, कहां काट रही है, ई पर काट रही है। इसी प्रकार आर व एस को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाएंगे, एसी पृष्ठ तक। तो देखो आर व एस को मिलाते हुए हम बढ़ाएंगे कहां तक, एसी पृष्ठ तक। और मान लीजिए ये एसी को कहां काट रही है, एफ पर काट रही है। कहां काट रही है, एफ पर। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे बेटा, ई को किससे मिलाएंगे, एफ से। ई को किससे मिलाएंगे, तो हमें यहां पर अपवर्तित किरण प्राप्त होगी। कौन सी किरण प्राप्त होगी, अपवर्तित किरण। समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे, बिंदु ई पर अभिलंब खींचोगे। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो यहां पर हम बनाएंगे अभिलंब। तो ये मैंने यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाया है, जिसका नाम दे दिया एन और एन डैश, एन और एन डैश। अब बिंदु एफ पर, बिंदु एफ पर क्या चक्कर है, शादी में जाएगो, परीक्षा हो रही है।
अब इधर देखो बिंदु F पर भी क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्या खींचेंगे, ये अभिलंब खींच दिया। और बताओ क्या नाम दे देंगे, M और M डैश। नाम कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, ये आपका प्रयोग हो गया कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब हम ये देखेंगे कि इस प्रयोग से हमें क्या क्या निष्कर्ष मिला है, क्या क्या निष्कर्ष इससे निकले हैं, और हमें किस किस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो एक बार फिर समझाऊं या समझ में आ गया? आ गया? नहीं आया हो तो एक बार फिर देख लो, ठीक है। आप अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो जो नंबर दे रखे हैं उन पर आप कांटेक्ट करें, ठीक है। फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, कैसे भी आप 150 रुपये पे करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे देखते हैं। देखो हमने क्या किया था पहले बताओ, एक ड्राइंग बोर्ड लिया, उस पर एक सफेद कागज की सीट लगाई, ठीक है ना बेटा। उसको ड्राइंग पिनों की सहायता से सेट कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक कांच का प्रिज्म लिया और प्रिज्म को सफेद कागज की सीट पर इस प्रकार रखा कि जो प्रिज्म का आधार है वो क्या हो, त्रिभुज हो। फिर पेंसिल की सहायता से उसकी रूपरेखा बना ली, जिसका क्या नाम दे दिया, ए, बी और सी। अब दो पिन ली, एक तो यहां लगा दी और ये क्या लगा दी, क्या नाम दे दिया, पी और क्यू। ऊर्ध्वाधर लगानी है, ठीक है। इन दोनों पिनों के प्रतिबिंब विपरीत फलक एसी से देखे और वहां पर दो पिन लगा दी, एस और आर। ये पिन इस प्रकार हो कि ये दोनों एक सीधी रेखा बन जाए, ठीक है। अब क्या किया, प्रिज्म को भी हटा लिया और पिनों को भी हटा लिया। अब पेंसिल और स्केल की सहायता से पी व क्यू की नोकों को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाया, मान लो ए बी को कहां काट रही है, ई पर। इसी प्रकार एस व आर की नोकों को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाया, एसी तक। कहां काट रही हो, एफ पर। अब ई को किससे मिलाया, एफ से। ई पर क्या खींचा, अभिलंब। एफ पर क्या खींचा, अभिलंब। अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकले, इससे बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। क्या निष्कर्ष निकलेंगे, देखो ये वाली जो किरण है ये बन जाएगी आपतित किरण। क्या बन जाएगी, आपतित किरण। अब देखो इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई। इसका मतलब ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। समझ रहे हो क्या? अब देखो यहां से इसको कैसे, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इधर घूम गई। सीधा जाना चाहिए था ना, इधर घूम गई। तो बताओ ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। बाहर निकल रही है तो कौन सी किरण है, निर्गत। अब देखो अगर मैं इसको इधर से देखूं तो इसको कैसे जाना चाहिए था, सीधा। सीधा जाना चाहिए था ना, सीधा जाना चाहिए था। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे कोण भी बन रहे हैं। अब वो कोण कौन कौन से, ध्यान से सुनो। इधर ये आपतित किरण है, यहां से इधर दे देता हूं मैं, देख लेना आप, है ना। अब देखो यहां पर, देखो बताओ ये कौन सी किरण है, आपतित। और ये क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण। तो बताओ ये वाला जो कोण है वो आई, कौन सा कोण है, आपतन कोण। इधर देखो ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो आर, कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। समझ में आ रहा है? अब देखो ये सीधी बनाई मैंने, ये सीधी बनाई। यहां पर एक कोण बन रहा है जिसे हम डी से लिखेंगे। कहां से लिखेंगे, और बेटा इसे कहेंगे विचलन कोण। पिछले साल पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, विचलन कोण। समझ में आ गया? अब देखो इधर बाहर की तरफ यहां पर भी एक कोण बन रहा है, बन रहा है ना, इसे बोलेंगे हम निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, ई नाम दे देंगे और इसे बोल देंगे हम निर्गत कोण। समझ में आया क्या? और ये चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, ये हो जाएगा अपना प्रिज्म कोण। क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकले। पहला निष्कर्ष निकला कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अब देखो जब प्रकाश ये कौन सा माध्यम है, विरल। ये कौन सा माध्यम है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी पता चल रहे हैं यहां से। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। द्वितीय नियम भी यहां से हमें पता चल रहा है। साथ ही बहुत सारी किरणों के बारे में और बहुत सारे कोणों के बारे में भी हमें यहां से पता चल रहा है। बताओ कौन कौन सी किरण, पी क्यू कौन सी किरण है, आपतित। ई एफ कौन सी किरण है, अपवर्तित। एस आर कौन सी किरण है, निर्गत। ये डी कौन सा कोण है, विचलन। ई कौन सा कोण है, निर्गत। आई कौन सा कोण है, अपवर्तन। आपतन आपतन आपतन। आर कौन सा कोण है, अपवर्तन। ए बी सी और ए कौन सा कोण है,
प्रिज्म कोण है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया। पहले आप इसको बना दोगे और फिर आप इसके बारे में लिख दोगे, कोणों के बारे में लिख दोगे। मैं नोट्स निकाल रखे हैं, वहां से आप अच्छी तरह से समझ लेना। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चित्र ढंग से बनाना, और हो सकता है आपसे यहां से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए। चित्र दे दे, पिछले साल ये पूछा था, ये वाला कोण, ऐसे चित्र दिया था और उसमें लिखा था डी, बताओ ये कौन सा कोण है, एक्स या कुछ भी दे देगा यहाँ पर। तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा कोण है, विचलन कोण है। यहां दे दे तो कौन सा कोण है, निर्गत कोण है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो भी बड़ा मोस्ट है, उसको भी आप ध्यान से समझना, वो भी इसी पर आधारित है। ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, या इंपॉर्टेंट नाम है इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब जानते हो क्या है? रंग, रंग है ना। तो दोनों नाम से जाना जा सकता है, कांच के प्रिज्म से, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का क्या कहते हैं बेटा, वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, ध्यान से सुनो। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो उधर। सबसे पहले श्वेत प्रकाश, ठीक है। जब क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो बेटा वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त होकर एक स्पेक्ट्रम बनाता है, एक रंगीन पर्दा बनाता है। और उस रंगीन पर्दे को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखो इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने के लिए हमें एक क्या लेना पड़ेगा? प्रिज्म। ये लिया हमने प्रिज्म, अभी लिया था ना, और ऐसे रखना है कि उसका आधार त्रिभुज बन जाए। मान लो इस प्रिज्म का नाम है एबीसी, नाम दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब ये प्रिज्म बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सफेद प्रकाश किरण पुंज डालेंगे। सफेद प्रकाश किरण पुंज, और बताओ किरण पुंज कितना होते हैं? 3। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इसमें हम समांतर किरण पुंज डालेंगे। ये हमने श्वेत प्रकाश किरण पुंज डाला। इसमें बहुत सारी किरणें हो सकती है या एक किरण हो सकती है। तो यहां क्या डाला? श्वेत प्रकाश पुंज, श्वेत प्रकाश पुंज डाला। अब बताओ किरण को जाना कैसे चाहिए था? सीधा। लेकिन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब हम इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तन। अपवर्तन हो जाएगा तो इधर जाएगी, और बेटा ये जो किरणें कितने भागों में बढ़ जाएगी? 7। कितने भागों में? 7। 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6, एक और बना देते हैं, ये यहीं ले लेते हैं, ये 7, ठीक है। ये 7 हो गई भाई। कितने हो गई? 7। तो ये 7 रंगों में बढ़ गई भाई, और 7 रंगों में बढ़ गई, और 7 रंग का एक क्या बन गया? पर्दा बन गया। ये एक रंगीन पर्दा बन गया। क्या बन गया? रंगीन पर्दा। और बेटा इस रंगीन पर्दे को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप इस पर्दे में देखोगे ना, तो इस पर्दे में सबसे ऊपरी ऊपर कौन सा रंग होगा? लाल। आर, रेड, मतलब लाल रंग होगा। और नीचे नीचे कौन सा रंग होगा? बैंगनी। कौन सा? बैंगनी, जिसे वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी, ठीक है, वायलेट। अब देखो ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुन लेना। सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। 7 रंगों में क्या कर देता है? ये 7 रंग, ये 7 रंग आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे, और वो ट्रिक क्या है? विबग्योर, VIBGOR, YOR, विबग्योर। इस ट्रिक से इन 7 रंगों को आप याद रखोगे। अब देखो इनका मतलब क्या है? V का मतलब होता है वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, बैंगनी। I का मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, जामुनी। और B का मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला। G का मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। Y का मतलब येलो, येलो मतलब पीला। और O का मतलब ऑरेंज, मतलब नारंगी। और R, रेड, रेड का मतलब लाल। तो बताओ बेटा कितने रंग हो गए? 7। सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा?
लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और सबसे ज्यादा झुकने वाला कलर बैंगनी। बात समझ में आ गई? तो इन 7 रंगों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान लगाओ। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। ये जो ये बना प्रकाश के रंगों का जो ये वर्ण बना, पर्दा बना, रंगीन पर्दा बना, इसे या तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्णक्रम बोलते हैं। वर्णक्रम क्या बोलते हैं बेटा? वर्णक्रम। और वर्णक्रम में दिखाई देने वाले रंगों को आप इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है तो प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकते हैं। यानी कि ये जो रंग है वो आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर क्या होते हैं? झुकते हैं। इसी वजह से कितने रंग बन जाते हैं? 7। सबसे अधिक झुकने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। सबसे ज्यादा कोण पर कौन सा रंग झुकेगा? बैंगनी। और सबसे कम कोण पर कौन सा रंग झुकेगा? लाल। इसलिए जो आपातकालीन सेवाएं होती है, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर, या कोई आपातकालीन स्थितियां होती है, वहां पर कौन से रंग से लिखावट होती है? लाल रंग से। क्योंकि उसका जो अपवर्तन है वो क्या होता है? कम होता है। यानी कि वो बहुत ही कम कोण पर क्या होता है? झुकता है। समझ में आ गया? अब आगे देखो, यहां तक कोई समस्या आ रही है क्या आपको? नहीं है ना, बिल्कुल भी। अब बेटा ये जो प्रयोग दिया था प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। अब ध्यान से सुनो इसके बारे में। इन्होंने 7 रंग बना दिए, मतलब इन्होंने श्वेत प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा तो 7 रंगों में विभक्त हो गया। इनके मन में और हलचल हुई, क्या सूर्य के प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में और अधिक रंग हो सकते हैं? और अधिक रंग हो सकते हैं क्या? तो इन्होंने एक प्रयोग और किया। उस प्रयोग में इन्होंने 2 प्रिज्म लिए, 2 सर्वसम प्रिज्म लिए। सर्वसम मतलब बराबर। एक प्रिज्म को उन्होंने ऐसे रखा, ठीक है, एक प्रिज्म को इसी के पास उल्टा रखा, इसके विपरीत रखा, कुछ इस तरह से। 2 सर्वसम प्रिज्म लिए और इस तरह से रखा दूसरे प्रिज्म को। ठीक है ना, ये 2 प्रिज्म हो गए, सेम थे, बराबर थे, है ना। अगर छोटा बेटा दिख रहा हो तो समझ जाना ना, सेम है। अब देखो क्या किया उन्होंने, यहां से एक श्वेत प्रकाश किरण पुंज गुजारा। ठीक है, ये कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अब बताओ ये इधर जाते क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, ये अपवर्तित हो जाएगा। तो ये मान लो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, तो ये 7 रंग हो गए, ये ऊपर और ये नीचे, इसके बीच में 5 और है। ऊपर वाला रंग आर और नीचे वाला वायलेट, बैंगनी। ठीक है, लेकिन बेटा जब ये अगले प्रिज्म में से गुजरा तो केवल कितनी किरणें निकली? 1। और वो एक किरण क्या थी? कौन सा प्रकाश था? श्वेत प्रकाश था। कौन सा प्रकाश था? इधर से भी कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। क्योंकि यहां से भी तो अपवर्तन होगा ना, जब दूसरे प्रिज्म में से गुजरेगी तब भी तो अपवर्तन होगा। तो केवल कितने किरण निकली? 1। उसमें कौन सा प्रकाश था? श्वेत। तो उनको पता चला कि सूर्य के प्रकाश में केवल और केवल कितने रंग होते हैं? 7। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान क्या बनाता है? स्पेक्ट्रम बनाता है या वर्णक्रम बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आ गई? अपने पास उपकरण नहीं है, वरना आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया जाता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं बताओ? जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को कांच के प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 रंगों को याद रखने की ट्रिक पता चल गई, आसानी से याद रख सकते हो। मुख्य चीज याद रखना, सबसे कम कोण पर कौन सा कलर झुकता है, सबसे अधिक कोण पर कौन सा कलर झुकता है। क्लियर होगी बात? अब अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष का बनना। देखो बरसात के दिनों में हम देखते हैं इंद्रधनुष बन जाता है। बेटा क्लियरली चीजें क्लियर हो रही है ना आपको? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अगला पॉइंट है बेटा इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है? बरसात के दिनों में आना बनता है ना। तो बेटा इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष, बात है नहीं बेटा, इंद्रधनुष का बनना।
अब देखो वैज्ञानिक कारण है, विज्ञान पढ़ रहे तो वैज्ञानिक कारण पढ़ना ही पड़ेगा, वरना लोक मान्यता है हमारी, इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं, इंद्रधनुष हो गया, पानी सूस पावे आ जाओ फाचा, जतरी बरखा बरसाए माने वो बरखा को पानी पादल ले जाओगा आना, तो ये अपनी धार्मिक मान्यता है। लेकिन यहाँ जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो वो तो साइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना तो सब महादेव की मर्जी है आना, इंद्रधनुष प्रकट होना नहीं होना उन्हीं की इच्छा है, वरना कैसे हो सकता है इंद्रधनुष प्रकट, लेकिन साइंस से तो पढ़ना पड़ेगा यहाँ। चलो समझते हैं इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ध्यान से सुनो बेटा, ये घटना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं, 7। कितने रंग होते हैं, तो बेटा ये घटना किस पर आधारित है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। ध्यान रखना जो अभी पढ़ के आए हम, ये घटना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, और ये बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में, बरसात के दिनों में सूर्य की विपरीत दिशा में बनने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कौन सा है, प्राकृतिक। जबकि अभी हमने जो बनाया थोड़ी देर पहले, बनी गया हो तो सपोज करो बोर्ड पे बनाया तो बनी गया, तो वो कृत्रिम है, वो हमने एक प्रयोग करके देखा है, और ये नेचुरली बनता है, प्राकृतिक बनता है। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से सुनो बनता कैसे है बेटा। बरसात के बाद आकाश में जो पानी की बूंदें होती है वो किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। देखो बनाते हैं, ध्यान से सुनो प्लीज, बातें मत करो, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूं फिर उसके बाद बोलूंगा आपसे। देखो फिर अच्छे समझना, क्योंकि ये पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा। पिछले साल थोड़ी आया था ये, पिछले साल नहीं है ना, आएगा इस बार। ध्यान से सुनना, ये घटना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी। इंद्रधनुष वास्तव में आकाश में वर्षा के पश्चात जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, जहां पर जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म का कार्य करती है, बताया मैंने अभी। आगे इंद्रधनुष बनने की क्रिया को हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दो बेटा। इंद्रधनुष बना रहे हैं ना, तो हमने बताया इंद्रधनुष बनने के लिए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनने के लिए क्या होना चाहिए, प्रिज्म। तो ये पानी की बूंद है भाई, और ये पानी की बूंद किसका कार्य करेगी, प्रिज्म का। तो बेटा ये जो है वो है जल की बूंद, जल की बूंद का प्रिज्म, जल की बूंद का प्रिज्म। समझ में आया। अब मान लीजिए इधर से आ रहा है प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज किसका, सूर्य का। सूर्य देव इधर है ना, सूर्य भगवान इधर है, तो ये प्रकाश किरण पुंज देंगे इधर से, ठीक है ना। अब ये आ गया सूर्य का प्रकाश, यानी क्या, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश है ना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब जब ये इसमें गुजरेगा, पानी की बूंद में, पारदर्शी है, तो बताओ सबसे पहले इसका क्या होगा, अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन और विक्षेपण हो जाएगा। यहां से बेटा अपवर्तन भी होगा और साथ ही साथ विक्षेपण भी होगा, अपवर्तन भी होगा और विक्षेपण भी होगा। हम जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन। तो यहां से जब इसमें आया तो अपवर्तन भी हुआ और विक्षेपण। विक्षेपण मतलब कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों में। फिर बेटा यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से देखो वापस इधर दौड़ जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद पुनः क्या होगा, अपवर्तन होगा। पुनः क्या होगा, अपवर्तन होगा। पुनः क्या होगा, अपवर्तन। ऊपर ही ऊपर कौन सा रंग रहेगा, आर, नीचे नीचे कौन सा रहेगा, वी, वायलेट। और यहां पर एक रंगीन पर्दा बन जाएगा, और यह रंगीन पर्दा क्या होगा, इंद्रधनुष होगा। क्या होगा, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो इंद्रधनुष बनाने की में कोई समस्या नहीं है। इंद्रधनुष कैसे बना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रकाश किरण जल की बूंद में प्रवेश करी, तो सबसे पहले इसका क्या हुआ, एक तो हुआ अपवर्तन, और साथ ही क्या हुआ, विक्षेपण। विक्षेपण मतलब 7 रंग में बट गया। विक्षेपण होने के बाद अंदर से क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। परावर्तन, देखो परावर्तन भी हो रहा है। फिर परावर्तन होने के बाद वापस पुनः क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन हुआ और क्या, कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों का रंगीन पर्दा बन गया। और ये 7 रंगों का रंगीन पर्दा क्या बन गया, इंद्रधनुष बन गया। क्लियरली समझ में आ गई बात। किसी बच्चे को कोई समस्या, तो ये आपको क्रमवार याद होना चाहिए। इसका क्रम भी पूछ सकता है, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया का क्रम समझाइए। तो क्रम क्या है, सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन और क्या होगा, फिर पूर्ण आंतरिक क्या होगा, फिर पुनः क्या होगा, फिर
कितने रंग बन जाएंगे? 7। और रंगीन पर्दा बन जाएगा, एक प्राकृतिक पर्दा बन जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष। तो बताओ बेटा ये घटना किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। क्लियर हो गई बात? तो देखो चित्र में स्पष्ट है कि जब सूर्य का प्रकाश जल की सूक्ष्म बूंदों पर आपतित होता है तो वह प्रिज्म से गुजरते समय अपवर्तित एवं विक्षेपित हो जाता है। समझ में आ गया? जो प्रिज्म की सतह से आंतरिक परावर्तन होता है, मैंने कहा पुनः आंतरिक परावर्तन हो गया, पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाती है। इस प्रकार तथा प्रिज्म से गुजरते समय एक बार पुनः क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अपवर्तन व विक्षेपण की क्रिया के कारण प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7, जिससे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और उसका उदाहरण भी, एग्जांपल भी समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई समस्या? आगे बढ़ूं? चलो ये खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा अच्छा है। ये यहां से क्वेश्चन पिछले साल 2 नंबर का यहीं से बना है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन समझना बेटा ये क्या है? अपवर्तन ध्यान लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आएंगी चीजें। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? देखो हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल ही तो कहलाता है। अब इस वायुमंडल में अलग अलग अपवर्तनांक वाली वायु की परतें हैं। अलग अलग अपवर्तनांक वाली वायु की क्या है? परतें। जब सूर्य का प्रकाश इन परतों में से गुजरता है तो लगातार उसका क्या होता रहता है? अपवर्तन होता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो समझाते हैं। मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी माता, है ना? माता ही कहते हैं अपन हिंदू धर्म में, क्या दिक्कत है? ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु की परतें। वायुमंडल है तो वायु की परतें। मान लो ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत, ऐसे वायु की परतें हैं और इन सभी परतों का अपवर्तनांक अलग अलग है। अगर नीचे है परत तो ये अधिक अपवर्तनांक की है, मतलब सघन है। उससे ऊपर जाओगे तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और एक जगह ऐसा आएगा जहां बिल्कुल खत्म हो जाएगा, निर्वात आ जाएगा, वायुमंडल खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा? निर्वात। अब मान लो ये सूर्य भगवान है इधर ऊपर, जो हमें ऊर्जा देते हैं, सूर्य। अब सूर्य से क्या आएगा? यहां प्रकाश आएगा और हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन। देखो यहां से अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा, पृथ्वी पर आते ही अपवर्तित होती रहेगी। इस घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो ध्यान से सुनो। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, जिसमें भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली विभिन्न परतें होती है। इस नालायक को चुप कराओ, एक जोर से लगा पीछे से, उधर बाहर जाके करना। देखो जब प्रकाश विभिन्न अपवर्तनांक वाली परतों में से गुजरता है तो उसका क्या होता रहता है? अपवर्तन। इसे बेटा क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर बात हो गई? वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहली घटना है रात्रि में आकाश में तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना ये आया था कि पिछले साल? ये आया था क्या? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ। रात्रि में आकाश में तारे टिम टिम टिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? किसके कारण? यह घटना किस पर आधारित है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर, है ना बेटा? अब रात में आकाश में तारे में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? दिन में तो दिखते नहीं है तारे। कहते ना अबे वो कहावत है ना, एक दिन में तारा दिखा दूंगा, है ना? तो यह विज्ञान ही दिखा सके दिन में तारा, और की बस की बात को ना। अब देखो टी, अबे देखो रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ध्यान से सुनना। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। हमें पता है पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या है? आवरण, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। और जब प्रकाश किरणें या सूर्य का प्रकाश या तारों का प्रकाश, किसी का भी प्रकाश आएगा तो उसका लगातार क्या होता रहेगा? अपवर्तन। ध्यान से सुनो। एक तो तारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, अत्यधिक ऊंचाई पर है। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वो एक बिंदु के समान दिखाई देते हैं। किसके समान बेटा? बिंदु के समान दिखाई देते हैं। तो देखो जैसे मान लो यहां कोई तारा है, मैं बिंदु से बना देता हूं, देख लेंगे। यहां एक कोई तारा है। अब इस तारे से जब ये सूर्य का प्रकाश आएगा बेटा
तो बताओ ये सूर्य का प्रकाश आएगा तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो लगातार इसका क्या होता रहेगा, अपवर्तन। यहां लेता हूं मैं तारा, ये तारा है, अब ये इधर आया तो ये अपवर्तन, फिर अपवर्तन, फिर अपवर्तन, फिर अपवर्तन। तो इस तारे की आभासी स्थिति हमें कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, अलग अलग जगह ये चेंज होता रहेगा। इसकी आभासी स्थिति हमें अलग अलग जगह दिखाई देती रहेगी, और अलग अलग जगह दिखाई देती रहेगी तो कभी हमें ये धुंधला दिखाई देगा और कभी हमें ये चमकीला दिखाई देगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि तारे रात्रि में क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा दूर स्थित तारे हमें प्रकाश के बिंदु के समान प्रतीत होते हैं। मैंने कहा ना तारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, और बहुत ज्यादा दूर होने के कारण ये बिंदु के समान दिखाई देते हैं। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा अपवर्तित होता रहता है। देखो लगातार ये माध्यम परिवर्तन हो रहा है ना, इसका अपवर्तनांक कम है, फिर ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा हो गया, तो ये थोड़ा 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 क्या होता रहेगा, अपवर्तित होता रहेगा प्रकाश। समझ में आ रहा है? अब अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। अब बेटा अगर बताओ इसका ये होता रहेगा, अपवर्तन होता रहेगा, तो इसकी आभासी स्थिति क्या होती रहेगी, विचलित। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने जब ये हमने प्रिज्म या आयताकार स्लेब लिया था तो प्रकाश किरण यहां से आई थी ना, तो इधर मुड़ गई थी। अब जब यहां से देखोगे ना तो तुम्हें ये किरण यहां दिखाई देगी, यहां नहीं दिखाई देगी। क्या यहां दिखाई देगी? इसकी आभासी स्थिति यहां दिखाई देगी। तो यही कंडीशन यहां हो रही है। समझ में आ रही है बात? तथा आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, और आंखों में जो तारों का प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा क्या दिखाई कैसी होती है, झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा चमकीला तो कोई तारा धुंधला प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। समझ में आई बात? इसके विपरीत एक और चीज देखो, तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन बेटा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका कारण बताते हैं आपको। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी क्या होते हैं, नजदीक। तो आप उन्हें बिंदु नहीं मान सकते, उन्हें आप बिंदुओं का क्या मानना पड़ेगा, समूह। यानी कि वो बड़े होंगे, ऐसे बड़े दिखाई देंगे। अब जब इनसे सूर्य का इनसे प्रकाश पृथ्वी पे आएगा तो प्रकाश का अपवर्तन तो होगा, लेकिन इसकी आभासी स्थिति चेंज होगी क्या? और बड़ा है ना, छोटी चीज की आभासी स्थिति चेंज होती है, बड़ी चीज की आभासी स्थिति चेंज नहीं होती है, और नहीं होती है इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। समझ में आ गया? एक ही चीज है कि ग्रह पृथ्वी के नजदीक होते हैं, इसलिए इन्हें बिंदु न मानकर बिंदुओं का क्या माना जाएगा, समूह। तो इनसे आने वाला प्रकाश अपवर्तित तो होगा लेकिन इनकी आभासी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रह नहीं टिमटिमाते। एक और दैनिक जीवन का उदाहरण बताता हूं। मान लो हम खाना बनाने की भट्टी देखिए, आग जल रही होती है, या तब समझ लो आपने तब बाल लिया, ऐसे तब बाल लिया, यहाँ आगे बहुत सारी आग जल रही है। अब मान लो यहाँ आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, कोई विक्रम, ये विक्रम है भाई, ये लो भाई, और लड़की बना दे, अच्छा लड़की बना दे, पूजा मीणा बना दे, यहाँ ये खड़ी है भाई इधर। अब इधर देखो आगे, अब देखो आगे, अब मान लो इधर कोई छोटा सा तिनका विनका पड़ा है इधर, ठीक है ना, कोई भी ये पन्नी है या तिनका है। जब बेटा आप यहां से देखोगे ना तो ये जो पन्नी या तिनका है ये आपको चमकीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? चमकीला। क्योंकि देखो यहां क्या है, आग की लपटें हैं, तो आग की लपटें, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, फिर ये विरल माध्यम। अब यहां से जब इस प्रकाश हमारी आंखों पे आएगा तो इस प्रकाश का क्या होता रहेगा, अपवर्तन, और इसकी आभासी स्थिति क्या होती रहेगी, चेंज। कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां दिखेगा, इसलिए हमें ये कैसा दिखाई देगा, चमकीला। तो ये घटना भी किस पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में। ठीक है, समझ में आ गया? और पूजा का फोटो बनाते हैं, फिर पूजा को तो बड़े समझ में आ गया होगा। आ गया ना, क्लियर होगी बात? समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अब दूसरा उदाहरण है इसका, तारे वास्तविक स्थिति से कहां दिखाई देते हैं, ऊपर। दूसरा उदाहरण है तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देना। हमें तारे उनकी वास्तविक स्थिति से कहां दिखाई देते हैं, ऊंचा। यह भी किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सेम चीज है, जो तारे टिमटिमा रहे थे, आभासी स्थिति बदलेगी, और आभासी स्थिति बदलेगी तो हमें कहां दिखाई देंगे, ऊपर दिखाई देंगे। इसको मैं पढ़ के बता देता हूं, ध्यान से सुनो। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर क्या होता रहता है, अपवर्तित, लगातार होता रहता है ना, क्योंकि ऊपर तो क्या है,
जो वायुमंडल की परत है उसका अपूर्तनांक कम है, लेकिन नीचे जैसे 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 आते जाओगे वायुमंडल की परतों का अपूर्तनांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो निरंतर अपवर्तित होता रहेगा, जिसमें क्रमिक अपवर्तनांक को ही वायुमंडल तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं। अभिलंब की ओर, जब बताओ विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कहां दिखाई देता है, ऊपर। ठीक है, तो लिख देना आप, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगला, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान से सुनो इसको। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये ध्यान से सुना रहे, ये भी पूछा जा सकता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, विलंबित ऐसे लिखते हैं, विलंबित ल ऐसे आधा है क्या, विलंबित सूर्यास्त। हाँ ठीक है, काफी है ये, इससे अदर मात्रा है। विलंबित सूर्यास्त तुम देख लेना यार, सूर्यास्त समझ में आ रहा है क्या बेटा। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही सूर्य का दिखाई देना, और सूर्य अस्त होने के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना। यह घटना भी किस पर आधारित है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर। अब देखो कैसे होती है, ध्यान से सुनो। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है बेटा, पृथ्वी, ठीक है, और ये इसका क्षितिज है, क्षैतिज तल है। अब मान लो सूर्य उदय होने वाला है, मान लो यहां पर है सूर्य, ये है सूर्य, ठीक है ना। तो ये क्या है, सूर्य की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति। अब देखो सूर्य उदय होने वाला होगा तो सूर्य का प्रकाश तो जाएगा, प्रकाश को रोक ही नहीं सकते कोई, तो सूर्य का प्रकाश जाएगा। तो हमें पता है इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल की परतें, तो सूर्य का प्रकाश लगातार क्या होता रहेगा, अपवर्तित। अब मान लो यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका निरंतर क्या होता रहेगा, अपवर्तन। अब मान लो यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये व्यक्ति उसको इसकी आभासी स्थिति को इधर देख पाएगा, यहां पे। तो बताओ ये सूर्य है और ये कौन सी स्थिति है, सूर्य की आभासी स्थिति, आभासी स्थिति। और बताओ इस आभासी स्थिति में कितने मिनट का फर्क होगा, 2 मिनट का। यानी कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले हमें सूर्य क्या होगा, दिखाई देने लग जाएगा। समझ में आ रहा है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक इसी प्रकार शाम को होगा, मान लो ये सूर्य देव अस्त हो चुके हैं, ये सूर्य देव अस्त हो चुके हैं, सूर्य उदय की, ऐसे लिखना, सूर्य उदय की वास्तविक स्थिति, ये सूर्यास्त की वास्तविक स्थिति। ठीक है, चित्र आ सकता है परीक्षा में, ध्यान लगाना। अब सूर्य उदय हो गया, लेकिन प्रकाश तो जाएगा, प्रकाश जाएगा तो प्रकाश का निरंतर क्या होता रहेगा, अपवर्तन। और अपवर्तन होता रहेगा तो मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, तो उसको उसकी आभासी स्थिति इधर नजर आएगी, यहां पर। और बताओ ये क्या है, सूर्यास्त, सूर्यास्त की आभासी स्थिति, आभासी स्थिति। और बताओ इसमें भी कितना फर्क होगा, इसमें भी 2 मिनट का फर्क होगा। कितने मिनट का, तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। तो बताओ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण एक दिन में कितने मिनट का फर्क आता है, 4 मिनट का फर्क आता है। किसका कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियरली समझ में आ गई, ये चल रहा है ना, मोबाइल चल रहा है ना। कितने मिनट का फर्क आ गया भाई, 4 मिनट का फर्क आ गया। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं आज इसको पूरा। समझ में आ गया बेटा, किसी बच्चे को कोई समस्या, अब नोट्स आप पढ़ ही लोगे, ठीक है ना। तो भाई आपको भी नोट्स चाहिए तो 150 रुपये पे करने पड़ेंगे, है ना। और आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो 150 ही तो मांग रहे हैं, और ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे। समझ आ गया भाई, आगे बढ़ गए, 300 मांगे, अरे 150 में नहीं लेते ना, 300 में क्या। चलो बैठ जा, आगे बढ़ो, मिटा दो, अरे डिटेल में क्या बताऊं, समझ आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो भाई। अब लास्ट एक और पॉइंट रह गया, वो भी खत्म करके आज पार्ट को खत्म करेंगे। उसके बाद विद्युत वाला पार्ट पढ़ाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया पार्ट है, बड़ा मजेदार पार्ट है भाई, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब आगे देखो, अब है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान दो क्या है, ध्यान लगाना रे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से गुजरता है
जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण हो तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परिकिरण। मत बोलो, इधर देख लो क्या लिखा है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से गुजरता है जिसमें धूल या मिट्टी के सूक्ष्म कण हो, मान लो ये बहुत ही सूक्ष्म कण है, ठीक है। अब प्रकाश अगर इस कण से टकराता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाएगा, अलग अलग दिशाओं में प्रसारित हो जाएगा, ऐसे सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाएगा। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परिकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परिकिरण। समझ में आया क्या? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से गुजरता है जिसमें धूल, मिट्टी, है ना, या कुछ सूक्ष्म बूंदों, इनके कुछ कण हो, छोटे कण हो, सूक्ष्म कण हो, और प्रकाश उनसे टकराए तो सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाएगा, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परिकिरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद प्रकाश के परिकिरण को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक प्रभाव होता है जिसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। अब देखो टिंडल प्रभाव क्या है, एक बेसिक उदाहरण बताता हूं। टिंडल प्रभाव को समझने के लिए आप एक कमरा लो जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो, या धुआं भरा हुआ हो, या धूल भरी हुई हो, और उस कमरे में एक छोटा सा छिद्र दो और उस छिद्र से प्रकाश आए, तो आपको प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। प्रकाश का क्या दिखाई देगा? रास्ता। अब जब गांव के हैं तो अभी तो खोलू वाला घर खत्म हो गया, आरसीसी वाला बन गया। पहले आना है ना खोलू वाले, तो उन घरों में जब मम्मी खाना वगैरह बनाती थी चूल्हे पे तो धुआं निकलता था, उसमें धुआं भर जाता था, और ऊपर छत पे खोलवा में छेद रह जा, तो छेदों में होके क्या आता था रे? प्रकाश। तो उस प्रकाश का क्या दिखाई देता था? रास्ता। जैसे अपना ये कमरा ही है, अब हम इसमें लाइट वगैरह सब बंद कर दें और इस जंगले से अगर प्रकाश आए तो यहां से आपको बिल्कुल सीधा प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। यानी कि प्रकाश का पथ दिखाई देना, और उसमें धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए रहेंगे। देखिए ना, कई बार ऐसी घटना है, उसके अंदर धूल मिट्टी के कण क्या रहेंगे? उड़ते रहेंगे। तो इसे कहेंगे बेटा प्रकाश का कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। ध्यान से सुनो। जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। और अभी उदाहरण बताया मैंने, जैसे जब धुएं या धूल से भरे हुए किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से पतला प्रकाश किरण पुनः प्रवेश करता है तो टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। बताया मैंने अभी घटना। दूसरा देखो, अब ध्यान से सुनना, यहां पर दो तीन चीजें। परिकिरणित प्रकाश का वर्ण, वर्ण मतलब रंग, परिकिरणित करने वाले कणों की संख्या, साइज पर निर्भर करता है। अब देखो प्रकाश का परिकिरण होगा तो हमें पता है, अभी वर्ण विक्षेपण पढ़ के आए हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। कितने रंग होते हैं? तो बेटा यहाँ रंगों का भी तो परिकिरण होगा, और रंगों का परिकिरण उनको परिकिरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करेगा, कण कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो देखो, अत्यंत सूक्ष्म कण नीले रंग का परिकिरण करता है। बताओ बेटा, अगर अत्यंत सूक्ष्म कण है, वो छोटा, अत्यंत सूक्ष्म कण है तो कौन से रंग का? नीले रंग का परिकिरण करेगा। कौन से रंग का? नीले रंग का। अब देखो, जब कि बड़े साइज वाले कण अधिक तरंग दैर्ध्य का परिकिरण करते, अगर कण की साइज बड़ी है, बड़े साइज का कण आ गया तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले, जैसे कौन सा रंग? लाल रंग। अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? लाल रंग। लाल रंग का परिकिरण करेगा। और अगर बेटा कण की साइज अगर बहुत बड़ी हो जाए तो प्रकाश कौन सा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सफेद। समझा गया? अगर कण अत्यंत सूक्ष्म है तो कौन से रंग का परिकिरण होगा? नीले का। और बड़ा है थोड़ा तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले जैसे लाल रंग का परिकिरण होगा। और अगर कण की साइज और ज्यादा बड़ी हो जाए तो कौन से रंग का परिकिरण होगा? सफेद रंग का परिकिरण होगा। अब देखो, प्रकाश के परिकिरण पर कुछ घटनाएं हैं, उनको भी हम समझ लेते। हाँ बेटा, कोई इश्यू है? शेयर कर दो। अच्छा, बच्चे कह रहे भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। शेयर कर दें? ठीक है, कर देंगे शेयर भी, बच्चे समझ रहे हैं, सब पढ़ने वाले। चलो आगे बढ़े। चलो भाई देखते हैं। बोर्ड में देखो बेटा प्लीज, बातें नहीं। अगला
अब इस पर आधारित घटना ये आया था शायद पिछले साल, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। देखो हमें स्वच्छ आकाश, आकाश बात नहीं बेटा, आकाश का रंग कैसा दिखाई देना, नीला दिखाई देना। खत्म हो गया बस पाठ, अब थोड़ी देर में नीला दिखाई देना, समझो। एक तो यह घटना है, और एक सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। वो भी किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। तो देखो क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले लिखना, यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन। ध्यान से सुनना क्या होता है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण अधिक तरंग देरे लाल रंग की अपेक्षा कम तरंग देरे वाले नीले रंग का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। इसलिए वहां से जो हमारी आंखों में प्रकाश गिरेगा वो कौन सा प्रकाश गिरेगा, नीला। कौन सा, जिससे हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, वायुमंडल, और हमें पता है वायुमंडल में सूक्ष्म क्या होते हैं, कण। अब जब सूर्य का प्रकाश ऊपर से आएगा तो ये सूक्ष्म कण कौन से रंग का प्रकीर्णन कर देंगे, नीले रंग का, और वो नीला रंग हमारी कहाँ आएगा, आंखों में। इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला। समझ में आ गई बात। दूसरा, अंतरिक्ष यात्रियों को या पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर जाने से, यानी कि वायुमंडल के बाहर निकलने पर आकाश का रंग नीला नहीं दिखता है, आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है। आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है भाई, नीला नहीं दिखता है। क्यों दिखता है काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल नहीं है तो वहां सूक्ष्म कण या बड़े कण भी नहीं है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो हमारे आंखों में जो प्रकाश आएगा वो, मतलब जो प्रकाश आएगा वो काला आएगा, और हमें आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, कर लोगे इस चीज को। ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति अथवा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन की क्रिया स्पष्ट नहीं हो पाती। समझ में आ गया। एक नंबर में पूछ सकता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को या वायुमंडल से ऊपर जाने पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। समझ में आ गई बात। अब लास्ट पॉइंट बचाए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा दिखाई देना, लाल रंग, लालिमा छा जाती है ना सुबह और शाम को, हाँ, और जब बादल हो रहे हुए रहते हैं तो बहुत ज्यादा लालिमा छा जाती है। इसका कारण क्या है, समझो। इधर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इधर सूर्य उदय होगा, इधर सूर्यास्त होगा, ठीक है ना, ये होगा कंडीशन। अब देखो, जब सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य के प्रकाश को मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। वायुमंडल की कौन सी परतों से, और अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले, अगर कण की साइज थोड़ी बड़ी हो जाए तो कौन से रंग का प्रकीर्णन करते हैं, लाल रंग का। तो हमारी आंखों में जो प्रकाश आएगा वो कौन सा आएगा, लाल। इसलिए हमें सूर्य सुबह को कैसा दिखाई देता है, और शाम को भी यही होगा। सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक मोटी परतों से गुजरना पड़ेगा, वायुमंडल की मोटी परतों से, और मोटी परतों से गुजरेंगे तो कौन से रंग का प्रकीर्णन होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन होगा। जबकि दिन में ऐसा नहीं है, दिन में सूर्य ठीक हमारे ऊपर आ जाता है, सिर के ऊपर, यानी कि पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, सफेद। कैसा दिखाई देता है, सफेद। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ, आना। तो अब अपने दो विद्युत, कल की क्लास में हम विद्युत वाला पाठ पढ़ेंगे। आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।